गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पिंटू कुमार, सहायक प्राध्यापक फिजिक्स डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। आप सबको आज मैं एक अच्छा टॉपिक बताने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था ओशियन करेंट्स, टेट्राहेड्रल थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, है ना। अब बात आएगी कि क्लाइमेट्स और उसके बारे में जानने का। तो कल हम लोग जिस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हीट बजट और हीट बैलेंस क्या है, आज की क्लास में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के लिए। ये जो पूरे ग्लोबल लेवल पर जो विंड का सर्कुलेशन है वो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है क्लाइमेट को प्रभावित करने में। हर एक तरह का एक्टिविटी जो हमारे जीवन को या हमारे लाइफ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करता है, क्लाइमेट्स हो, कोई भी हो, ओशियनिक रेनफॉल हो, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का बहुत बड़ा रोल है, जस्ट वैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन का हमारे बॉडी में। तो ये जो पूरा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, ये बहुत ही व्यापक स्तर पर देखने का समझने का प्रयास करेंगे कि पूरे ग्लोब को किस तरीके से विंड का सर्कुलेशन होता है। जनरली जब टाइप्स ऑफ विंड की बात करते हैं तो हम लोग 3 तरह का विंड्स होते हैं, परमानेंट, प्राइमरी और प्लानिटरी विंड, है ना। दूसरा मॉनसूनल और पीरियोडिक, जिसका सेकेंडरी और पीरियोडिक विंड्स कहते हैं, जिसमें मॉनसून्स, लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन्स एंड वैली ब्रीज, और टर्शियरी लोकल विंड्स होते हैं जिसमें चिनूक, फॉन, बहुत से सहारा और वैली ये सब चीजें होती हैं। आज पार्टिकुलरली हम लोग प्राइमरी और प्लानिटरी विंड्स के बारे में पहले जानेंगे कि ये होता क्या है। आमतौर पर जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, we generally first talk about the permanent planetary winds। परमानेंट इस स्थायी, और प्लानिटरी जिसको ग्रहाणु पवन भी कहते हैं। दिस इज द प्राइमरी विंड्स। पूरे एक ग्लोब्स को हमने डिवाइड किया है और ग्लोब के अंतर्गत इसको समझ रहे हैं। विंड का सर्कुलेशन में जो इम्पोर्टेंट होता है, एक तो पृथ्वी की घूर्णन गति जिससे प्रभावित होता है। दूसरा, जब घूर्णन गति होता है तो उस पर कई तरह का फोर्सेस भी काम करते हैं, जिसको कोरियोलिसिस फोर्स कहते हैं, है ना, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, जियोस्टेशनरी फोर्स कहते हैं, है ना, जिसको भूआक्षेपित, कोरियोलिसिस भूप्रक्षेपित बल। तो जब पृथ्वी मूवमेंट करती है तो इसको एक फिजिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा को प्राप्त करता है। रोटेशन होने के बाद बहुत से मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट होने के बाद में बहुत से ऐसे चीजें जो हैं उसको हम लोग सर्कुलेट करते हैं। तो इस सर्कुलेशन के दरमियान में जो हमारा विंड का पोर्शंस है ना, उस पोर्शंस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये टोटल विंड समझने के बाद सूर्य, जो पृथ्वी की जो परिक्रमा है या जो प्रभावित होता है, उसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। वो टेम्परेचर का रोल होता है कि इक्वेटोरियल जो लो प्रेशर बेल्ट है और हाई प्रेशर बेल्ट है, दो टेम्परेचर की वेरिएशन जिसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं, उस प्रेशर ग्रेडियंट के बीच में कहीं पर हाई प्रेशर बनता है तो कहीं पर लो प्रेशर, और हवाएं हमेशा लो प्रेशर से राइज करता है। लो प्रेशर जहां पर बनता है वहां पर हवाएं वार्म होता है, मॉइस्चर को कंटेन करने की कैपेसिटी होता है, और हाई प्रेशर जहां पर बनता है वहां पर हवाएं गिरती है। तो राइजिंग एयर ऑफ द लो प्रेशर बेल्ट में होता है और डिसेंडिंग एयर को हाई प्रेशर बेल्ट में हम लोग कहते हैं। जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट भी कहते हैं, और इसको डोल्ड्रम का प्रदेश कहते हैं। ठीक है, डोल्ड्रम प्रदेश में ये जो हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट बनता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण सीधी तरीके से लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने के कारण ये एरिया बहुत ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए ये क्षेत्र लो प्रेशर बनता है। जैसे भूमध्य सागर से जब हम उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो हवाएं धीरे धीरे, तो जो सूर्य की किरणें हैं धीरे धीरे तिरछा होते जाते हैं, और उस टिल्टेड होने के कारण, सन रेज के कारण, सूर्य की जो कंपैरेटिवली जो सन रेज जितना एनर्जी, या जिसको सोलर कांस्टेंट या सोलर हीट जिसको कहते हैं, वो धीरे धीरे कमते जाता है।
इस प्रकार से जनरली जो टेम्परेचर एक नया प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है और उस प्रेशर के हिसाब से एक उच्च और निम्न वायुदाब क्रिएट होता है। जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में होता है, जब नॉर्थवर्ड जाते हैं या साउथवर्ड, क्योंकि सूर्य हमेशा अपने अक्ष पर भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच में भी मूवमेंट करते रहता है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो मकर और कर्क रेखा के बीच में मूवमेंट करने की प्रक्रिया के कारण ये जो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्टिंग भी होता है। अब समझ लीजिए, जनरली हम आपको कुछ बताने का पॉइंट कर रहे हैं। इस बेल्ट को कहते हैं 5 से लेकर 30 डिग्री तक के बेल्ट को कहते हैं आपका नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड इसलिए कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इसका डायरेक्शन क्यों पड़ा ये समझिए। विंड को हम लोग 4 डायरेक्शन, ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे में साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। जब हवाएं इस दिशा से ईस्ट वेस्ट, तो ये देख लीजिए, जब हवाएं इस दिशा से प्रवाहित हो रही है तो ये दिशा नॉर्थ और ईस्ट का है, इसलिए इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। 30 से 0 से या 5 से लेकर 30 डिग्री के जो बीच का जो क्षेत्र है, जिसको ट्रेड विंड्स कहते हैं, और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होने के कारण नॉर्थ, ये 2 हेमिस्फीयर हो गया, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 0 से लेके 90 डिग्री नॉर्थ पोल के जो नॉर्थ अक्षांश के तरफ है, उत्तरी अक्षांश को उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री से लेकर दक्षिणी गोलार्ध तक को दक्षिणी अक्षांश के तरफ को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये अब हमने इसको 2-3 भागों में बांटा है, 0 से 5 इसको डोल्ड्रम और लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। ये एरिया ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी कहलाता है। जनरली डोल्ड्रम का प्रदेश जो होता है वो बहुत शांत होता है क्षेत्र, यहाँ बहुत कुछ मौसमी वैसा घटनाएं नहीं होती है, लेकिन जस्ट डोल्ड्रम के बाद वाला जो क्षेत्र होता है, जिसको ITCZ कहते हैं, जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है ना, भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब के क्षेत्र में, जस्ट वहां पर 2 हवाओं का विसरण होता है, इसलिए यह क्षेत्र बहुत वर्षा का होता है, जिसको कॉन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं ना, कि बहुत तेजी से तापमान मिला और तेजी से वर्षा हुआ। तो ये जो वर्षा का क्षेत्र होता है, जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल, वो मेनली इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। इसी को कहते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। जब भी सूर्य का उत्तरायण होता है तो उत्तर की ओर शिफ्ट करता है, दक्षिणायन होता है तो दक्षिण की ओर शिफ्ट करता है, तो ये जोन होता है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स का होता है। ये ट्रेड विंड्स इसलिए कहते हैं, इसको व्यापारिक पवन, क्योंकि दुनिया का ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स है इसकी ओर में आता है। यहां से हवाएं जब उठती हैं तो इस हवाओं को उठने के क्रम में यहां पर गिरती है, तो इसको जो गिरने का जो होता है, इसको राइजिंग ऑफ द एयर, और फिर 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में गिरती है, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जनरली इसको अक्षांश भी कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो जब भी निम्न जहां पर होगा, जहां पर मॉइस्चर पाएगा, वहां निम्न प्रेशर बेल्ट होगा, लो प्रेशर बेल्ट होगा, और लो प्रेशर बेल्ट होगा। जैसे किसी घर में पानी को गर्म करते हैं तो आग जब मिलता है तो हवाएं भाप के रूप में उड़ती है, तो जस्ट वही हो गया लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ टेम्परेचर मिला, हवाएं उड़ी तो कहीं ना कहीं वो ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद गिरेगी, तो फर्स्ट में ये 30 से 35 डिग्री के बीच में हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, यहाँ पर हवाएं गिरती है, इसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इस जगह को हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, क्योंकि अति प्राचीन काल में बहुत से घोड़ों की सवारी होती थी, और जब वजन ज्यादा नाव पर हो जाता था तो मूवमेंट में दिक्कत होती थी, इसलिए यहाँ पर घोड़ों को गिराने की परंपरा थी और उस प्रकार से वो हो जाता था, तो इसको हॉर्स लैटिट्यूड कहते थे। अब 35 से 60 डिग्री के बीच में प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज कहते हैं, जिसको पछुआ पवन। ये होता जनरली क्या है कि वेस्टर्लीज से 8 से 10 किलोमीटर के ऊपर में थोड़ा रेंज में चलती है, और चलने के बाद में इसकी डायरेक्शन जो होती है ना, इसकी डायरेक्शन किधर हो गई, साउथ वेस्ट है ना, तो इसको साउथ वेस्ट भी समझ सकते हैं, साउथ वेस्ट वेस्टर्लीज, ठीक है, साउथ से वेस्ट की ओर चल रही है।
तो इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन जो है ये जनरली होती है, और यहाँ पर जाने के बाद और फिर यहाँ से ये हवाएं उठती है, तो इसको कहते हैं, ये दोनों तरफ से होती है ना, इधर से भी और उधर से भी। तो यहाँ पर सबमर्ज किया, यहाँ पर हवाएं गिरी, तो यहाँ से एक इधर भागी फिर एक इधर भागी, तो ये तो दोनों तरफ हो गया, फिर इधर का भागी, तो ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता है ना। जो और लो प्रेशर बेल्ट हो गया तो फिर यहाँ से हवाएं उड़ेगी, जहां पर भी लो प्रेशर बेल्ट होगा हवाएं राइज करेगी, वो वार्म को उष्मा को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से फिर ये जो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से फिर हवाएं उड़ती है और उड़ने के बाद पोलर रीजन जिसको हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं वहां पर गिरती है, ध्रुवों के पास, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ है, ठंडा है, तो इसलिए वहां पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। उसी चीज को मैंने हिंदी में नीचे वाला सेम ही चीज को, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सेम ही प्रक्रिया होती है, लेकिन इसको मैंने नीचे में हिंदी में भी लिखा है कि उपोष्ण, वही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को उपोष्ण उच्च दाब की पेटी कहते हैं और लैटिट्यूड भी कहते हैं। तो जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो इस नाम को समझ सकते भी हैं, और उपध्रुवीय निम्न दाब को सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं। जनरली इस चीज को जो व्याख्या है इसको हेडली, ये जो 5 से लेकर 30 डिग्री के बीच में हवाएं उड़ती है गिरती है, इसको हेडली महोदय ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि जो निम्न वायुदाब होते हैं वहां पर हवाएं उड़ती है, इसलिए इसको उन्हीं के नाम पर हेडली सेल भी कहते हैं। 1856 के आसपास में फिर फेरोल महोदय ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो 30 से 60 डिग्री के बीच में हवाएं हैं उसकी डायरेक्शन वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बेल्ट में जाने को फेरोल महोदय ने इस चीज को अध्ययन किया था, इसलिए इसको फेरोल सेल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से टोटल जो हवाएं हैं, इन हवाओं को बारे में जो परमानेंट विंड के बारे में हम अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग लेक्चर्स यहीं पर रखते हैं। इसके संदर्भ में बहुत से जो आपको एक जनरल आइडियाज दिया हूं, इसके संदर्भ में बहुत से नियम हैं, जो नियम फेरल्स का नियम है, मूवमेंट ऑफ द एयर्स, डायरेक्शंस कैसे होते हैं, हैडली है ना, हैडली, और फिर उसके बाद वाइज बेल्ट का नियम है, प्रेशर बेल्ट की जब भी हवाओं के दिशा में अपने पीठ कर कर उसके दिशा में रहेंगे तो हवाओं के दाईं ओर है ना, उत्तरी गोलार्ध में है ना, बाईं ओर हमारा लो प्रेशर बेल्ट बनता है, और वही हवाओं की दिशा में अगर दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगे पीठ कर कर तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारे दाईं ओर लो प्रेशर बेल्ट बनता है। ये वाइज बेल्ट का नियम है जिनको उन्होंने व्याख्या किया। इससे पहले सबसे पहले जो हेडली सेल महोदय ने कहा था कि हवाएं हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में प्रवाहित होती है, लेकिन उसका विक्षेपण होने का, निम्न विक्षेपण मतलब सूक्ष्म विक्षेपण होने की बात कही थी, जिसको फेरोल महोदय ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि नहीं, वह संपूर्ण विक्षेपण होता है। तो जो पहले की बातें थी उसको फेरोल महोदय ने उत्तर और दक्षिण के साथ साथ पूर्व और पश्चिम के भी हवाओं को जो डिफ्लेक्शन होता है, ये डिफ्लेक्शन होने के कारण जो एक फोर्स है ना, मूवमेंट के कारण, उनको उन्होंने व्याख्या किया और कहा कि नहीं, हवाएं जो भी ग्लोब में चलती है तो अगर वो सीधी की ओर चलती है लेकिन वो डिफ्लेक्ट होती है, उसके डिफ्लेक्ट होने का कारण होता है, चाहे वो नॉर्थ से साउथ की ओर चले, साउथ से नॉर्थ की ओर चले, या इससे वेस्ट की ओर चले। तो इस प्रकार से बहुत से इसके नियम जो विंड सर्कुलेशंस के बारे में दिया गया, ओवरऑल ये एक जनरल आइडियाज के रूप में आपके समक्ष दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।